जय हिंद दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। ध्यान रखिएगा, अभी हम जो करवाने जा रहे हैं वो क्लास 10 से सोशल साइंस से मात्र 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सब होने वाला है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्नों को बारी बारी से। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इसे याद करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ध्यान रखिएगा, इटली और ध्यान रखेंगे इटली और जर्मनी। ध्यान रखिएगा, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब हुआ इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया, डायट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ध्यान रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे, मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। याद रखेंगे। अब बात करते हैं मेजनी का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, मेजनी का जन्म 6 जून 1805 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा इटली में पड़ता, वहीं हुआ था इनका जन्म। वहीं बात करें इनकी मृत्यु का, मेजनी का मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी पीसा में हुआ था। ये जगह भी इटली में ही पड़ता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया जो था वो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में खड़ा था। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। काउंट कावूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, काउंट कावूर को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखेंगे। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ध्यान रखिएगा, गैरीवाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गैरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, गैरीवाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था, जो फ्रांस में पड़ता है। वहीं बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु जो हुई थी 2 जून 1882 ईस्वी कैप्रेरा में हुआ था, जो कि इटली में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा ही वीवीआई प्रश्न है। एक बात और आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो भी आपको कराया जा रहा है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। ध्यान रखेंगे, इसलिए से आप लोग जितना ज़्यादा हो सके गहन अध्ययन करेंगे। चलिए बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था। ध्यान देंगे, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था, कोर्सिका में। वही इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 मई 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में इनकी मृत्यु हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है
क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। ध्यान रखिएगा, जालबरीन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा व्यापारियों की। अगर आपसे पूछा जाए जालबरीन कैसी संस्था थी, तो आपका आंसर होना चाहिए जालबरीन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे देखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, रक्त और तलवार की नीति का अवलंबन जो किया था बिस्मार्क ने किया था। वहीं बात करते हैं बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी वर्तमान में जर्मनी में हुआ था। तब के जगह था वो प्रसिया। वहीं बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जुलाई 1898 ईस्वी में, वो भी कहाँ, जर्मनी में। ध्यान देते चलेंगे, इनका जन्म मृत्यु सब आपको बताया जा रहा है, ये सब ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, नेपल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। ध्यान रखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। चलिए बात करते हैं आगे। आगे देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ऑप्शन है 1835, 1832, 1842, 1830। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1832, 1815, 1810, 1831। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1828, 1829, 1830, 1831। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करते हैं आगे, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन है तुर्की और रूस, यूनान और पोलैंड, तुर्की और हंगरी, हंगरी और पोलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस। ध्यान रखिएगा, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा। ध्यान रखिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, और यह युद्ध 1870 से लेकर, ध्यान रखिएगा, यह युद्ध 1870 से 71 के बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अर्थात हम कह सकते हैं प्रसा की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रसा की जीत हुई थी। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए सेडौन के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो आप कहेंगे प्रसा की जीत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए सेडौन के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की हार हुई थी। सेडौन की युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1870 से 1871 के मध्य लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए आगे देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सेडोन, सेडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन। ध्यान रखिएगा, सेडोन का युद्ध सेडोन में ही हुआ था, जो कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं आगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ध्यान रखिएगा, यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो ज्ञान और विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए आगे देखेंगे, युवा इटली संस्था का विकास किया? ऑप्शन है मेजनी ने, काउंट कावूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी ने। ध्यान रखिएगा, मेजिनी ने। ध्यान रखिएगा, युवा इटली का संस्थापक मेजिनी था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। ध्यान रखिएगा, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो था वो था कूटनीतिज्ञ था। आगे देखेंगे, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट कावूर, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमेनुअल। ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, विक्टर एमेनुअल का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1820 ईस्वी में, जो वर्तमान में इटली में पड़ता है। ध्यान रखेंगे। कोई बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1878 ईस्वी को हुआ था, जो कि वर्तमान में भी इटली में पड़ता है। आगे देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन। चलिए आगे देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं सोपानी कृषि उत्तराखंड में ज़्यादा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए आगे देखेंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार पूछा भी गया है और काफ़ी बार पूछा भी जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। चलिए आगे देखेंगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ध्यान रखिएगा, लोहा को सभी खनिजों का जननी माना गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। ध्यान रखिएगा, आधात्मिक खनिज अभ्रक है। चलिए आगे देखेंगे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, चरक का संबंध किस देश से था?
ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। ध्यान रखिएगा, चरक का संबंध भारत देश से था। अब बात करते हैं चरक कौन था। ध्यान रखिएगा, चरक एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। महर्षि चरक एक प्राचीन चिकित्सक और विद्वान थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आयुर्वेद का जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चरक। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए महर्षि चरक को किसका जनक माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिकित्सा का। ध्यान रखिएगा, इनको चिकित्सा का या चिकित्सक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। आगे देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है अपने भारत में। चलिए आगे देखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगूर। ध्यान रखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेट्सलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है डोलोमाइट, जिप्सन, प्लेटिनम, काइनाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सन। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी भी कहते हैं, यह जिप्सम से बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जिप्सम। या पूछ दे पीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पीओपी का फुल फॉर्म होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे देखेंगे, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देखेंगे, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। ध्यान रखिएगा, 125 करोड़ टन किसका उत्पादन का भंडार है, यह तांबा के कुल भंडार है। ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। ध्यान रखिएगा, अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखेंगे, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज है। देखेंगे आगे क्या कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया,
एड्रीन, फॉस्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। ध्यान रखिएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का काम करता है एड्रीन। चलिए आगे देखेंगे, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का, जस्ता का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। ध्यान रखिएगा, बल्ब के जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, यह विज्ञान विषय में भी पढ़ने को मिलेगा आप लोग को। चलिए आगे देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20.55%। चलिए आगे देखते हैं, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ध्यान रखिएगा, भारत लोहा में सुसंपन्न है, लोहा उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, अर्थात सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। ध्यान रखिएगा। हाँ तो बच्चों, आपको ये जो करवाया गया है मात्र 50 प्रश्न करवाया गया। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मात्र 50 प्रश्न ही आप लोग को कराया गया है। बाकी का 30 प्रश्न अगले वीडियो में कराया जाएगा।